वीर के सर पर खून सवार था और अगर केसर इस वक्त वीर के साथ ड्रेस को उतारने की बात को लेकर उससे कोई बहस करती तो बेशक वीर बिना किसी शर्म और लिहाज के केसर के जिस्म से वो ड्रेस उतार देता। केसर ने वीर से हारी हुई पर तीखी आवाज में कहा, ठीक है, ये ड्रेस चाहिए ना तुम्हें, रुको। इतना कहकर केसर ने अनिरुद्ध की जैकेट उतारकर सोफे पर फेंकी और धड़ाधड़ सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर कमरे में गई और 2 मिनट के अंदर पीले रंग का सलवार कुर्ता पहने, हाथ में वो मनहूस लाल ड्रेस लिए, तीर की तरह उड़ती हुई नीचे आकर वीर के सामने खड़ी हो गई। फिर वो वीर के सामने उस ड्रेस को पटकते हुए बोली, ये लो, ये रही तुम्हारी प्यारी लाल ड्रेस। क्या करोगे? ऑफिस जाकर अपनी उस सेक्रेटरी गुंजन को पहनाओगे? इस पर वीर ने केसर को तीखी नजरों से घूरते हुए कहा, नहीं, वो करूंगा जो तुम्हें करना चाहिए था और वो कहूंगा जो तुम्हें कहना चाहिए था। ये कहते हुए वीर हॉल के कोने में बने बार पर गया। वहां से कुछ शराब की बोतलें उठाई, आइस बकेट उठाई और लाकर अपने और केसर के बीच में रख दी। फिर केसर को घूरते हुए उसने वो लाल ड्रेस उस बकेट में डाली, उस पर शराब की बोतल उड़ेल दी और अपनी जेब से लाइटर निकालकर उसमें आग लगा दी। बकेट में आग भड़की और वो ड्रेस धू धू कर जलने लगी। केसर ने वीर को हैरानी से देखा और बिफर पड़ी, ये क्या किया तुमने वीर? पागल हो गए हो? ड्रेस ही जला दी, क्यों? ये ड्रेस जलाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? यही कि इस ड्रेस की वजह से किसी ने तुम्हारी बीवी के साथ बदसलूकी की। मेरे साथ बदसलूकी इस ड्रेस की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हुई है वीर, क्योंकि तुम हक तो बहुत जताते हो पर समझते नहीं हो। तुमने पूरी दुनिया को चीख चीख कर ये बता रखा है कि मैं सिर्फ बदले के लिए लाई गई बीवी हूँ। ये सुनकर वीर ने चिढ़ते हुए कहा, नहीं, मैंने ये ड्रेस इसलिए नहीं जलाई क्योंकि ये मुझे तुम्हारे जिस्म पर घूरती पराए मर्दों की नजर की याद दिलाएगी। ये ड्रेस मैंने इसलिए जलाई है क्योंकि तुमने इसे नहीं जलाया। जब मैंने तुम्हें ये ड्रेस पहनने के लिए कहा तो तुमने सिर्फ मेरी ईगो हर्ट करने के लिए इसे पहन लिया, बिना ये सोचे कि जब प्रताप सिंह परिवार की बड़ी बहू को लोग इस बेहुदा लिबास में देखेंगे तो उसके साथ क्या करेंगे। किस जिद्दी मिट्टी की बनी हो तुम केसर, किस मिट्टी की? अपनी बहन को रास्ते से हटाने की हिम्मत है तुम में, पर अपनी इज्जत के लिए तुम मेरे खिलाफ खड़ी भी नहीं हो सकती, मुझसे लड़ नहीं सकती। ये सुनकर केसर उलझन में पड़ते हुए बोली, वीर, आखिर तुम्हें समझना इतना मुश्किल क्यों है? हाँ, तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो? वीर ने भड़ककर केसर को सोफे पर धक्का दिया और एक पांव सोफे पर रखकर अपने दोनों हाथ केसर के कंधों पर रखकर उसे सोफे पर सटा दिया। फिर वो उसके चेहरे के करीब आकर अपनी आंखों में जज्बातों का जहर भरते हुए केसर से बोला, लड़ो, लड़ो मेरे साथ केसर राठौर, मेरे साथ बराबर का मुकाबला करो। निकालो बाहर अपने अंदर की उस बेरहम और चालाक औरत को जिसके हाथ कोई भी गलत काम करने से पहले नहीं कांपते, ताकि मुझे हर रोज हर पल ये न लगे कि मैं किसी मासूम और मजलूम औरत पर जुल्म कर रहा हूँ, ताकि मुझे तुम पर तरस ना आने लगे, ताकि मेरा दिल पिघलने ना लगे, ताकि मेरे अंदर का जानवर सो ना जाए। मैं एक जानलेवा जानवर का शिकार करने निकला हूँ बीवी, किसी बेचारी बकरी का नहीं जो मेरे जुल्म सहते सहते एक दिन मर जाए। मैं तुम्हें बेचारगी की मौत मरने नहीं दे सकता, इसलिए ये मैं सह लूंगी का लिबास उतारो और मेरे साथ बराबरी की लड़ाई लड़ो, समझी? ये कहते हुए वीर ने केसर को झटके से छोड़ा, एक बार फिर गाड़ी की चाबी उठाई और लंबे लंबे कदम भरता हुआ घर से निकल गया। बाहर से जैसे ही वीर की गाड़ी के टायर्स की आवाज आई, किचन में सब सुन रही गजरा किसी तरह हिम्मत करके पानी का ग्लास लेकर केसर के पास आई। केसर के पसीने छूट रहे थे, उसका रंग फीका पड़ गया था और उसकी आंखों में डर भी था और दर्द भी। गजरा ने धीरे से पानी का ग्लास टेबल पर रखा और अपनी घबराई हुई नाजुक सी मालकिन पर तरस खाते हुए बोली, मेम साहब, आप थोड़ा पानी पी लीजिए, मैं आपके लिए अदरक वाली अच्छी चाय बनाती हूँ, आपको आराम मिलेगा। लेकिन केसर दुखी होते हुए बोली, किस चीज से आराम मिलेगा गजरा? वीर की नफरत से, उसके जुल्मों से, या इस शादी से जिसमें मैं हर रोज ये सोचकर सुबह उठती हूँ कि आज न जाने वीर मेरे साथ क्या करेगा।
ऐसे नजरें मत झुकाओ गजरा। तुम और रतन इस घर के मुलाजिम हो और पिछले 10 दिनों में ऐसा कौन सा तमाशा है जो तुमने नहीं देखा? एक काम करो, ये आइस बकेट उठाओ और ये शराब की बोतलें भी इन्हें फेंक देना। अगर वीर इन्हें दोबारा देखेगा तो उसका गुस्सा फिर भड़क उठेगा। केसर ये कहकर पानी पीने लगी और गजरा ने वो जला हुआ सामान उठाते हुए केसर से हिचकिचाते हुए साहब, छोटा मुंह और बड़ी बात, पर आप इतनी अच्छी हैं कि मैं आपसे ये हूँ। केसर ने पलट कर कहा, गजरा, तुम इस घर में मेरा इतना ख्याल रखती हो और तुमसे कुछ छुपा हुआ तो है नहीं। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? बस ये मत पूछना कि वीर कब बदलेगा, क्योंकि मेरी मौत ही वीर को बदल सकती है। तभी गजरा ने घबराते हुए कहा, ना मेम साहब, ऐसा ना कहो, आप जुग जुग जियो। मैं तो बस इतना पूछना चाह रही थी कि जब हुक्म आपको इतना नापसंद करते थे तो आपको ब्याह के लाए ही क्यों? ये सुनते ही केसर ने दर्द भरी हंसी के साथ कहा, क्योंकि तुम्हारे हुक्म जिससे प्यार करते थे, जिसे ब्याह कर इस सपनों के महल में लाना चाहते थे, उससे उनकी शादी नहीं हो सकती थी गजरा। गजरा को समझ नहीं आया कि इस जवाब के बदले में वो क्या सवाल पूछे। वो बस इतना जानती थी कि अपनी फूल सी मालकिन पर बरसती अपने हुक्म की नफरत उससे देखी नहीं जाती थी और एक नौकरानी होने के नाते वो इसके आगे कुछ कह भी नहीं सकती थी। पर उसने बातों ही बातों में केसर को ये आश्वासन जरूर दे दिया था कि वो हमेशा अपनी इस मेम साहब का ध्यान रखेगी, रतन की तरह चुपचाप खड़ी होकर तमाशा नहीं देखेगी। गजरा केसर के लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली गई और वीर की अभी अभी कही बातों को अपने दिमाग में बुनती हुई केसर सोफे से उठकर सीढ़ियों की तरफ जा ही रही थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। घंटी की आवाज सुनकर केसर चौंक गई। रात का 1:30 बज रहा था। इस वक्त कौन हो सकता था? वीर तो अभी अभी बाहर निकला था और उसके पास तो घर की चाबी हमेशा रहती है। कुछ पलों के लिए केसर डर भी गई, कहीं ये वही गाड़ी वाला अजनबी तो नहीं जिसने उसे आज शाम को डराने की कोशिश की थी। गजरा दरवाजा खोलने जा ही रही थी कि केसर ने एक दराज से एक कटार निकाली और उसे छिपाते हुए गजरा से धीमी आवाज में कहा, गजरा रुको, तुम जाकर किचन में चाय बनाओ, मैं देखती हूँ। ये सुनकर गजरा हैरान तो हुई, पर केसर के कहने पर वो वापस किचन में चली गई। वहीं केसर ने कटार को कसकर पकड़ा और हिम्मत करके दरवाजा खोलने चली गई। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला तो देखा कि सामने करीब 30 साल की बेहद स्मार्ट औरत खड़ी है। जयपुरी कुर्ता, नीली जीन्स, पैरों में मोजरी, लंबे सुनहरे बाल और गहरी हरी आंखें। केसर की जान में जान आई और मुस्कुराहट के साथ उसके मुंह से निकला, शीबा, ओह माय गॉड, व्हाट अ सरप्राइज, तुम यहाँ कैसे? शीबा ने हंसते हुए जवाब दिया, अंदर आकर बताऊं, रात के 1:30 बजे तुम्हारे इस महल के आसपास का एरिया काफी सुनसान और भूतिया लगता है और तुम्हारा बहादुर गार्ड कैबिन में चद्दर तान कर सो रहा है। केसर ने हंसते हुए दरवाजा खोला और शीबा बैग उठाकर घर के अंदर दाखिल हुई। शीबा गोयनका केसर की कॉलेज की दोस्त थी जो चेन्नई में रहती थी। कॉलेज के जमाने से वो अक्सर केसर और रेशम के साथ राठौर हाउस में रहा करती थी और वो वीर, रेशम और अनिरुद्ध को करीब से जानती थी। पिछले 3-4 महीने में केसर की जिंदगी में जो कुछ गुजरा था वो उससे अच्छी तरह से वाकिफ थी, इसलिए शायद वो अनिरुद्ध की ही तरह केसर और वीर की शादी में शामिल नहीं हुई थी। अंदर आते ही शीबा का हाथ पकड़ते हुए केसर ने गजरा को आवाज लगाई और उसने कहा, गजरा 2 कप चाय बनाना और साथ में नूडल्स भी। ये मेरी सहेली है शीबा गोयनका, इसे बहुत पसंद है। इतना कहकर केसर शीबा को देखते हुए बोली, चलो शीबा, मेरे कमरे में चलते हैं। रिलैक्स, वीर घर पर नहीं है, गुस्से में निकला है गाड़ी लेकर, सुबह 4 बजे से पहले नहीं लौटेगा। ये सुनकर शीबा एकदम से शक की आवाज में बोली, ठीक है, फिर तुम्हारे कमरे में ही चलते हैं। केसर शीबा को अपने कमरे में ले आई और दरवाजा बंद कर बड़े ही संजीदा आवाज में उसने शीबा से पूछा, अब बताओ शीबा, तुम अचानक चेन्नई से जोधपुर कैसे आ गई और वो भी रात को 1:30 बजे? शीबा ने अपना बैग टेबल पर रखा और दीवार पर टंगी
रेशम की तस्वीर को देखते हुए बोली, कम ऑन केसर, तुम्हें पता है कि डैड का बिजनेस मुझे कितना बिजी रखता है यार। जैसे ही फ्री हुई जो फ्लाइट मिले मैं उसे लेकर आ गई। अब मेरा एग्जाम लेना बंद करो और ये बताओ कि रेशम की ये फोटो तुमने यहाँ लगाई है या फिर उस सरफिरे वीर ने? इस पर केसर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वीर ने रेशम की ये तस्वीर यहाँ लगाई है ताकि मुझे 24 घंटे मेरे गुनाह याद रहे। अब तुम बात बदलना बंद करो और ये बताओ कि तुम यहाँ अचानक कैसे? तुमने भी तो अनिरुद्ध की तरह शादी में आने से साफ इनकार कर दिया था। तुमने तो ये भी कहा था कि तुम इस शादी के खिलाफ हो। इस पर शीबा ने कहा, ओह तो तुम्हें मुझ पर शक है हाँ? इसलिए नीचे हॉल में बैठकर आराम से चाय पीने की बजाय तुम मुझे ऊपर ले आई हाँ? हाँ शीबा, अब मुझे साफ साफ बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो और जब वीर आएगा तो उसे क्या एक्सप्लेनेशन दोगी कि तुम्हारा मन अचानक हमारी तरफ क्यों पिघल गया? ये सुनकर शीबा ने केसर को समझाते हुए कहा, चल यार केसर, पहली बात तो ये कि मैं जोधपुर तुमसे या वीर से मिलने नहीं आई। यहाँ मेरे डैड एक ऑफिस खोल रहे हैं, मैं सिर्फ उसे सेटअप करने आई हूँ। कुछ दिन होटल में रुकूंगी, तुम्हारे इस घर में या तुम्हारे मायके में नहीं। और दूसरी बात, मैं आज भी तुम्हारे और वीर के इस रिश्ते के उतने ही खिलाफ हूँ जितनी तब थी जब वीर ने तुम्हें बर्बाद करने के लिए तुमसे शादी की बात की थी और तुमने हाँ कर दी थी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है केसर। ये जानते हुए भी कि तुमने मुझसे आज तक रेशम की मौत का सच नहीं कहा। इस पर केसर ने भड़कते हुए कहा, शीबा का ये इल्जाम सुनकर केसर गुस्से और खौफ से तमतमा उठी थी। बार बार रेशम की मौत का जिक्र होता है और केसर पर उंगलियां उठती हैं। आखिर क्या छिपा रही है केसर? क्या हुआ था रेशम के साथ? क्या केसर शीबा को सीधा और सच्चा जवाब देगी या फिर केसर सच कह चुकी है और सब लोग बिना बात के उस पर शक कर रहे हैं? क्या वीर अचानक लौट आएगा और इन दोनों की बात बीच में ही रह जाएगी? क्या केसर शीबा को उस अजनबी के बारे में बताएगी जो केसर के आसपास एक अनजाने खतरे की तरह मंडरा रहा है? ये जानने के लिए जुड़े रहिए केसर और वीर की कहानी के साथ। रिस्क है बट इश्क है में।